काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन भारतीय राजनीति के का 3 मुद्दों पर ध्रुवीकरण तो हुआ। पूरे देश में काले धन के खिलाफ एक वातावरण तैयार हुआ। 121 करोड़ लोगों को यह पता लगा कि देश का धन, देश की संपत्ति, आम लोगों की संपत्ति किस तरह से खास लोगों ने देश के साथ धोखा और विश्वासघात करके लूटी है। अब 64 वर्षों में पहली बार दिन भर संसद में काले धन के ऊपर बहस चली और उसमें एक बात को लेकर के पहले तो आश्चर्य मुझे यह हुआ कि सब लोग कह रहे हैं कि काले धन की मात्रा को लेकर के गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है। हमने 3 संस्थाएं बना दी हैं और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं काले धन जिन लोगों का जमा है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। आखिर सरकार जिन लोगों ने देश के बाहर यह काला धन जमा किया है उनको प्रोटेक्ट करने में क्यों लगी है? यह कहा जाता है पहली बात कि ये 400 लाख करोड़ रुपए नहीं होगा। मैं आपको सांसदों की जुबानी जो उन्होंने कहा है उन्हीं की बातों से प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। पहले कहा गया कि 1953-54 में देश की जीडीपी का 6% आउट ऑफ इंडिया ब्लैक मनी था, देश के बाहर काला धन था। बांचू कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि 1983-84 में करीब हमारी जीडीपी का 20% था। अब सभी सांसदों ने, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन से ने माना कि जीडीपी का करीब 50% ब्लैक मनी देश के बाहर है। अब मैं देश के सभी माननीय सांसदों का इस बात के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों इस बात को मानते हैं कि देश की जीडीपी का करीब 50% ब्लैक मनी आउट ऑफ कंट्री, क्रॉस बॉर्डर ब्लैक मनी जमा है। मुझे आश्चर्य होता है इस बात का कि पूरा वर्ल्ड भारत की जीडीपी को पीपीपी मोड पर मापता है और उसी के कारण से भारत विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और सीआईए, ये तीनों भारत की अर्थव्यवस्था 200 से 203 लाख करोड़ रुपए की मानते हैं। जब भारत की अर्थव्यवस्था परचेजिंग पावर पैरिटी मोड के ऊपर, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी को कोई भी प्रमाणित नहीं मानता है, यह पूरे विश्व के अर्थशास्त्रियों का मानना है, मैं अपनी राय नहीं कह रहा हूं। जब भारत की अर्थव्यवस्था परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी मोड पर जो रियल जीडीपी माना जाता है उसके आधार पर 200 लाख करोड़ रुपए की है और सभी मान रहे हैं कि 50% उसका बाहर है, तो भी 100 लाख करोड़ रुपए हो गया। और इसको एक सांसद कहते हैं कि योग गुरु को, योग शास्त्र के ऊपर चर्चा करने वालों को अर्थशास्त्र के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कल कोई अन्ना को कहेंगे कि एक सेना में जो ड्राइवर था उसको कानून के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कल कोई देश के लोगों को कहेंगे कि जो खेती जोत रहे उनको राजनीति के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सर्विस करने वालों को पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो क्या देश को लूटने का इन्होंने ठेका ले रखा है? देश के नागरिक क्या देश के बारे में बात नहीं कर सकते? और हम बात कह रहे हैं, यदि वो बात प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, साइंटिफिक है, तो संविधान हमें इसकी अनुमति देता है। हमें उसकी बात ही नहीं करनी चाहिए। अपना हक मांगने का ही हमें अधिकार नहीं, अपना हक छीनने का भी हमें अधिकार है। मैं इस बात को इसीलिए कह रहा हूं, यदि हमारा अपना हक, ये काला धन
मांगने से नहीं देंगे तो इस देश के गरीब लोग, इस देश के महंगाई से त्रस्त लोग, बेरोजगारी से ग्रस्त लोग अपना हक छीनने के लिए जब सड़कों पर आएंगे तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी। मैं नहीं चाहता कि देश में कोई हिंसा हो, लेकिन अहिंसात्मक आक्रामकता के साथ जब तक इस देश का आक्रोश नहीं फूटेगा तब तक यह देश का अधिकार वापस मिलने वाला नहीं। काले धन के बारे में एक बात मैंने कही आपसे कि हमारे सभी माननीय सांसदों की, सभी पॉलिटिकल और ऑपोजिशन पार्टियों की बात मान ली जाए तो भी 100 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर है। अब देश की इंटरनल इकोनॉमी की बात करते हैं। काला धन है, वो देश के बाहर है, वो देश के भीतर है। जब तक ये ब्लैक मनी, जब तक ये अनअकाउंटेड मनी चलता रहेगा तब तक हमारे देश की आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती और आर्थिक विषमता नहीं मिट सकती। एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझसे प्रश्न किया कि बाबा जी, पूरी दुनिया में काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था है और इससे तो अर्थव्यवस्था चलती है, आगे बढ़ती है। मैंने कहा अर्थव्यवस्था तो चलती है, माना कि इलीगल मनी कहीं पर भी है, स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, वो इंडस्ट्री में है, वो दुकान में है, वो जो लोग कालाबाजारी करते हैं वहां है, अवैध खनन में है, भू माफिया हो, ड्रग माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, यहां पर भारत में काला धन ज्यादा मात्रा में है। इससे हानि क्या है? इसकी सबसे बड़ी हानि आतंकवाद, नक्सलवाद। नक्सलवादियों को जो तनख्वाह मिलती है, उनके हजारों का एड्रेस है, वो चेक ड्राफ्ट से नहीं मिलती, वो ब्लैक मनी से मिलती है। आतंकवादियों को जो तनख्वाह मिलती है उनको 10, 15, 20, 25, 50 हजार, लाख रुपए तक दिए जाते हैं। उनको घर बना करके दिए जाते हैं, उनके मरने के बाद भी उनके परिवारों की हिफाजत की जाती है। यह सब ब्लैक मनी से हो रहा है। आतंकवाद, नक्सलवाद देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और काला धन पनपता है तो उसमें से गरीब लोगों को जो मिलना चाहिए उनका हक टैक्स के आदि के रूप में, वो मिलता ही नहीं उनको, तो आर्थिक विषमताओं का जन्म होता है। मैं अगली बात और आना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण। विदेशों में 100 लाख करोड़ रुपए, इनके कहने के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं। मैं अभी पूरे वर्ल्ड के डेटा आपके सामने और रखना चाहूंगा। देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था यदि 202 लाख करोड़ रुपए की है तो जितनी भी अर्थशास्त्री भारत के हैं वो सभी मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की इकोनॉमी में पैरेलल ब्लैक मनी है। ये मैं नहीं मानता, या जवाहरलाल विश्वविद्यालय के जितने भी अर्थशास्त्री हैं, जेएनयू के जितने भी अर्थशास्त्री हैं, भारत के जितने भी अर्थशास्त्री हैं, सब के सब, और पूरे विश्व के अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में पैरेलल ब्लैक मनी है। तो 202 लाख करोड़ रुपए की हमारी अर्थव्यवस्था है, तो 200 लाख करोड़ रुपए तो ऐसे ही होगा, तो 300 लाख करोड़ रुपए तो ऐसे ही इनके अकॉर्डिंग है जो अर्थशास्त्री है। अब मैं आपको जो बात कही जा रही है कि स्विट्जरलैंड में बहुत थोड़ा पैसा है, माना कि स्विट्जरलैंड में बहुत थोड़ा पैसा है, लेकिन स्विट्जरलैंड से तो पैसा अब शिफ्ट हो गया है। कहां पर? स्विट्जरलैंड से पैसा शिफ्ट हो गया है दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और सेफ टैक्स हेवंस में, और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग और सेफ टैक्स हेवन बन गया है आज अमेरिका। मैं आपके सामने कुछ प्रमाण प्रस्तुत करना चाहता हूं। अमेरिका में फाइनेंशियल सिक्रेसी लॉज के तहत ये 25 सांसदों का पत्र है जो टैक्स जैसे नेटवर्क के ऊपर भी डाला हुआ है। इसमें 25 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, जो फ्लोरिडा डेलीगेशन के नाम से एक पत्र लिखा गया। 25 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। ये कह रहे हैं हमारे यहां पर फाइनेंशियल सिक्रेसी लॉज के तहत, जो कहते हैं कि फाइनेंशियल सिक्रेसी लॉज को सभी टैक्स हेवन प्रोटेक्ट करते हैं। आज दुनिया का हर कंट्री टैक्स हेवन है। ये मान रहे हैं कि हमारे यहां पर $10.6 ट्रिलियन तो फाइनेंशियल सिक्रेसी लॉज के तहत जमा है, अर्थात करीब 600 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अकेले अमेरिका के अंदर। और जो डेलावियर है वहां के तो फाइनेंशियल सिक्रेसी लॉज स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो स्विट्जरलैंड से स्ट्रॉन्ग और सेफ टैक्स हेवन जिनको हम कह सकते हैं, ऐसे डेलावियर में, कैमन आइलैंड में, माने जो अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा प्रोटेक्टेड टैक्स हेवन्स हैं, वहां पर यह पैसा जमा है। तो आप स्विट्जरलैंड से पैसा ढूंढने जाएंगे तो वहां बहुत कम मिलेगा, यह भी संभव है, क्योंकि वहां से शिफ्ट हो गया पैसा। दुनिया के सेफ और स्ट्रॉन्ग टैक्स हेवन ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा प्रोटेक्टेड टैक्स हेवन्स में, इसका मैं आपको, आप सभी IMF की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देखना दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। दुनिया के 15 देश जिनके ऊपर जो कर्ज है वो लाखों करोड़ रुपए में, भारत के ऊपर तो जो एक्सटर्नल डेट विदेशी कर्ज वो मात्र लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का है, मात्र 11 लाख करोड़ का। अमेरिका के ऊपर देश और विदेश का दोनों जोड़ दिया जाए तो 1100 लाख करोड़ रुपए का है। खाली एक्सटर्नल डेट देखें तो 2011 की पहली तिमाही का जो डेटा उपलब्ध है IMF के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग 667 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इंग्लैंड के ऊपर 421 लाख करोड़ रुपए का, जर्मनी के ऊपर 244 लाख करोड़ रुपए का, फ्रांस के ऊपर 241 लाख करोड़ रुपए का, जापान के ऊपर 118 लाख करोड़ रुपए का, इटली के ऊपर 117 लाख करोड़ रुपए का, हॉलैंड के ऊपर 114 लाख करोड़ रुपए का, और स्पेन जैसे देश के ऊपर भी 110 लाख करोड़ रुपए का, आयरलैंड के ऊपर 107 लाख करोड़ रुपए का, लग्जमबर्ग जैसा देश जिसकी GDP मात्र 2 लाख करोड़ रुपए की, 93 लाख करोड़ रुपए का एक्सटर्नल डेट है। यह एक्सटर्नल डेट है क्या? ईमानदारी से हमें विश्लेषण करना चाहिए काले धन का। यह एक्सटर्नल डेट के रूप में जहां रहा है ब्लैक मनी, इसको क्यों नहीं चर्चा की एक भी सांसद ने, रूलिंग पार्टी या अपोजिशन ने? पूरी दुनिया में एक वर्ष की अवधि में करीब 500 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज के नाम से पैसा आता है। किसी भी देश के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो देश दूसरे देशों को कर्ज दे। आज ये मेरे पास में अमेरिका की 2 सबसे बड़ी संस्थाएं हैं जो वहां के आर्थिक मूल्यांकन करती हैं। एक है कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यूनाइटेड स्टेट्स की, ये वो संस्था है जो पार्लियामेंट को अपनी ओपिनियन देती है और सबसे प्रामाणिक मानता है। ये कहते हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट है, कोई भी जाकर के ये रिपोर्ट ले सकता है नेट से, इंटरनेट से। ये कहता है दुनिया को कर्ज देने वाला अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जदार हो गया है। ये मैंने एक्सटर्नल डेट की बात की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से जो उसने पैसा लिया हुआ है वो है $21 ट्रिलियन। और ये दूसरा जो है अमेरिकन सिटीजन अबोर्ड, ये खुद कह रहे हैं कि ये कर्ज लेते जा रहे हैं। ये कर्ज कहां से आ रहा है? आज अमेरिका खुद कर्जदार है, वो किसी को कर्ज दे नहीं सकता। आज ब्रिटेन खुद कर्जदार है, ये मैंने सबका बताया आपको। मैंने 100 लाख करोड़ रुपए नीचे का और ऊपर का 667 करीब, अब ये 700 लाख करोड़ रुपए हो गया, क्योंकि हर तिमाही में अमेरिका कर्ज लेता ही जा रहा है। अपना ब्याज भरने के लिए और किस्त चुकाने के लिए भी उसको कर्ज लेना पड़ रहा है। तो ये अमेरिका कर्ज दे नहीं रहा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, इंग्लैंड को सबके ऊपर सब कर्जदार है। यूरोप और की हालत सबको पता है, चाहे वो इटली हो, चाहे स्पेन हो, चाहे ग्रीस हो, सबका बेड़ा गर्क हुआ है। सब को बेल आउट करने की कोशिश की जा रही है। पैसा कहां से आ रहा है? तो पैसा जा रहा है सारा एशियन कंट्रीज से। ये जो 500 लाख करोड़ रुपए एक्सटर्नल डेट के रूप में जा रहा है, इसके ऊपर एक ने भी चर्चा नहीं की, ये कहां से जा रहा है? ये 500 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष जो है दुनिया को, देशों को कर्ज के रूप में दिला रहा है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसमें 5 संस्थाएं हैं। और इसमें एक है IBRD, दूसरा है IDA, तीसरा है IPC, चौथी है MIGA और पांचवी है ACSIG। इसमें ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ये सब टैक्स हेवंस के साथ संपर्क करता है और वो फिर जो है दुनिया के इन देशों को, खास करके यूरोप के देशों को पैसा दिलाता है। तो ये जो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से ये सारी हेराफेरी चल रही है,
ये दुनिया में बहुत बड़ा पाप हुआ 22 जुलाई 1944 को, जब अमेरिका ने पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बना करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया। आज मैं नहीं कह रहा हूं, विश्व के सभी अर्थशास्त्री कमोबेश मान रहे हैं कि 62 ट्रिलियन डॉलर की पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है लगभग, और उतना ही ब्लैक मनी है। ये बहुत बड़ा खतरा है पूरे विश्व के लिए। इसको इसीलिए फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के जो है हमारे बहुत ही सात्विक व्यक्ति हैं भाई देवकर जी, उनसे मेरा निरंतर संवाद चल रहा है आजकल। वो बोलते हैं बाबा जी हम तो इसको ब्लैक मनी नहीं कहते, हम इसको डर्टी मनी कहते हैं। यह मात्र अनअकाउंटेड मनी नहीं है, इससे ही, इस गंदे धन से ही गंदे धंधे हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और सारी दुनिया में गंदगी फैल रही है और आम लोगों का हक मारा जा रहा है। स्विट्जरलैंड भी कह रहा है कि जो है ये यदि ये काला धन बंद नहीं हुआ तो इससे गरीब देशों को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उनका ही हक मार करके पैसा जमा किया जाता है। यह काला धन जनरेट कहां से हो रहा है? इलीगल माइनिंग से, और इसके बाद रियल एस्टेट से, ड्रग माफियाओं से, एजुकेशन माफियाओं से, और कालाबाजारी करने वाले जो थोक विक्रेता हैं जो महंगाई बढ़ाते हैं। फिर देश का, चलो ये कहते हैं कि विदेशों से पैसा लाने में जो है बहुत से जिनका जो टैक्स हेवन से उनके डोमेस्टिक लॉज इसमें बाधा बनते हैं। अरे अपने देश का काला धन खत्म करने में तो कोई इंटरनेशनल जो सिक्रेसी लॉज वो बाधा नहीं बनते। इंटरनल इकोनॉमी का तो ब्लैक मनी खत्म करना, वो क्यों नहीं करते? मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि अब कि विदेशों से हमको जानकारी नहीं मिलती, ये कह करके सरकार बहाना नहीं बना सकती। और जो विदेशों से संधि की है कि हमने जो है 85 कंट्रीज के साथ ट्रीटी की है, वो ट्रीटी नहीं कि वो चीटिंग की है कि 2011-12 के बाद में जो पैसा बाहर जमा होगा उसका हिसाब मांगा जाएगा। 2011 से पहले जो हिंदुस्तान को लूट लिया गया उसका हिसाब ही नहीं मांगा जाएगा। ब्रिटेन ने भी स्विट्जरलैंड के साथ संधि की, लेकिन कहा जब से दुनिया बनी है तब से आज तक जितना भी पैसा स्विट्जरलैंड में जमा है इंग्लैंड का, उसका हमको हिसाब देना होगा। और उस संधि को मान्य कर लिया स्विट्जरलैंड ने। ब्रिटेन अपनी संधि करा सकता है कि जब से दुनिया बनी है तब से आज तक जो भी पैसा आया है स्विट्जरलैंड में उसका हम हिसाब लेंगे और उसका आपको हमें पैसा देना पड़ेगा। उस संधि को मान्य कर लिया। और भारत संधि यह करता है कि 2011-12 के बाद का हिसाब दे। इसका मतलब सरकार किनको बचाना चाहती है? इसमें मैं केवल नेताओं को दोषी नहीं मानता, इसमें सबसे ज्यादा काला धन है 3 लोगों का। उसमें किसका ज्यादा और किसका कम है ये तो जब वापस पैसा आएगा तब पता लग पाएगा। लेकिन करप्ट कॉर्पोरेट्स, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स एंड करप्ट पॉलिटिशियंस, मैं पॉलिटिशियंस को अंत में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि लाना तो इन्हीं को है, बताना तो इन्हीं को है, और इसको वापस लाने के मैं जो है प्रक्रिया के ऊपर, प्रोसीजर के ऊपर बात करना चाहूंगा। अब बात यह आती है, एक पहले मंत्री रहे और अब जिन्होंने ब्लैक मनी के ऊपर लंबा चौड़ा भाषण दिया। एक एमपी कहते हैं कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था में पैरेलल ब्लैक मनी है, वो मानते हैं, अच्छी बात है। और ये कहा कि पूरी दुनिया के अंदर है, ये खाली भारत में नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दे करके गए वो संसद में, लेकिन तुमने क्या किया इसके ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे जो पहले मिनिस्टर भी रहे और यूएन की भी बड़ी सर्विस करके आए, वो कहते हैं फिशिंग एक्सपेडिशन के तहत वो जानकारी नहीं देंगे, नाम देना पड़ेगा और उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि विदेशों का काला धन लाना है तो उसके लिए आपको 5 प्रोसीजर करने पड़ेंगे। एक, विदेशों में जमा धन जिन्होंने भी जमा किया है उनके पास एक्सेस मनी है वो, और जिन्होंने भी जमा किया है वो अनैतिक काम करके जमा किया है, या तो टैक्स की चोरी की है, या सरकार की विकास योजनाओं का धन लूटा है, या इलीगल माइनिंग की है। जो भी गलत काम करके वो अवैध धन अर्जित किया है तो उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए, फर्स्ट काम। तो सरकार आखिर विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित क्यों नहीं करती? क्या ये उनकी संपत्ति है?
या उनके लोगों की संपत्ति है, इसलिए उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में आपत्ति है काले धन को जो बाहर जमा? यह बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको पूरा देश पूछ रहा है। दूसरी बात, सभी विधायक और एमपीज, उनका देश और विदेश में कितना धन है, उसका एक शपथ पत्र देकर के विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष को दे दें, और इसके अलावा जो भी धन मिले वो बोले उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दे, हमें आपत्ति नहीं है। देश में और विदेश में दोनों जगह अपनी संपत्ति की जानकारी दे। ये नहीं कहें कि हमारा धन विदेश में नहीं है, ये आधी बात हो जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। शुरुआत की है इसमें बीजेपी ने, कुछ और भी दूसरे दलों ने भी इसके लिए सहमति व्यक्त की है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो शपथ पत्र में दो चीजों का खुलासा हो। देश और विदेश में उनके परिवार, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कितनी संपत्ति है, इसका वो शपथ पत्र पूर्वक घोषणा करें। नेक्स्ट, तीसरी बात आएगी फिर इसको प्रोसीजर। मैंने कहा काला धन आना चाहिए तो सब कह रहे हैं, प्रोसीजर के ऊपर बात नहीं हो रही है। तो तीसरी बात यह होनी चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस के तहत जितने भी लोग पिछले 30 साल में एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, जो भी क्लास 1 ऑफिसर्स है और 20 करोड़ से ज्यादा का जिनका टर्नओवर है बिजनेसमैन का, इन तीनों के ऊपर बिना किसी पक्षपात के एक जनरल पर्पज एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। फाइनेंशियल क्राइम, सारी दुनिया के देश करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग को इक्वल क्राइम मानते हैं। तो सांसद इस बात को कह रहे हैं कि जो जहां जहां ये पैसा है वो देश यदि इक्वल क्राइम उस चीज को मानते हो तो उसके तहत आप मुकदमा दर्ज करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो नाम भी हमने बता दिए, नेता, अधिकारी, क्लास 1 ऑफिसर्स और 20 करोड़ से ज्यादा जिनका जो है फाइनेंशियल जो है बिजनेस है, उनको तीनों के नाम डाल दीजिए आप, और इनके ऊपर आप एक जनरल पर्पज एफआईआर दर्ज कर दीजिए कि भाई इनके ऊपर हमें शक है कि इन्होंने जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग के जो प्रोविजन है उनको तोड़ा है। और करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग, देखो टैक्स चोरी को, टैक्स एविलेशन को पूरी दुनिया के देश चोरी मानते ही नहीं। समस्या ये है, अपने देश में तो मानते हैं, दूसरे देश के लिए उसको मानते ही नहीं। लेकिन करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग, इन दोनों को सभी दुनिया के सभी देश, 204 देश यूएन में रजिस्टर्ड है, वो सभी देश जो है इसको इक्वल क्राइम मानते हैं। तो करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत यदि भारत में एफआईआर दर्ज होती है तो सारी दुनिया के देश जानकारी देने के लिए तैयार है। जानकारी मांगते नहीं, फिर कहते देते नहीं। स्विट्जरलैंड कहता हमसे ठीक तरीके से जानकारी मांगो, हम कह रहे भाई एक जनरल पर्पज एफआईआर दर्ज करके मांगो ना जानकारी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो नेता भी जो है गर्व से चल सकेंगे सीना तान करके जिन्होंने पैसा नहीं जमा किया है, और जिन्होंने किया वो बेनकाब हो जाएंगे, वो अधिकारी भी और वो व्यापारी भी। व्यापारियों को लोग शक की निगाह से देखते हैं, अच्छे अधिकारियों को भी शक की निगाह से देखते हैं, और अच्छे नेताओं को भी शक की निगाहों से देखते हैं। तीनों के ऊपर शक की निगाह खत्म हो जाएगी। और मैं कहता हूं, मैं तो अपनी ओर से कहता हूं, हम तो बाबा हैं, हमारे ऊपर भी जनरल पर्पज एफआईआर दर्ज करो और हमारे भी नाम से जानकारी मांगो, हमें खुशी होगी। कल को हमारे ऊपर कोई आरोप तो नहीं लगाएगा बाबा के पास भी काला धन है बाहर। तो मैं अपने आप को ऑफर करता हूं सबसे पहले जनरल पर्पज एफआईआर के लिए। चौथी चीज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के यूएनसीएससी के बहुत से प्रोविजन है, उसमें एक है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस, जिसके तहत कार्रवाई करके लीबिया के तानाशाह गद्दाफी का 5, जिसका वैसे तो बहुत ज्यादा उसका कारोबार पता लगा बाद में, लेकिन उसके जो है जो भी पैसे थे वो उसके बैंक खाते सीज कर दिए। इसी तरह से मिस्र के जो है हुस्नी मुबारक के खाते सीज कर दीजिए गए, ट्यूनेशिया के भी, सीरिया के भी, जो भी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस, एक प्रोविजन, उसके तहत यदि आप जो है एक साधारण अपने देश की तरफ से एक इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। तो मैं तो एक सीधी सी बात कहता हूं, बोफोर्स घोटाले से लेकर के अब तक 2G स्कैम तक जितने भी घोटाले हुए हैं, इनमें जो भी अधिकारी और जो भी नेता सम्मिलित हैं या जो भी व्यापारी सम्मिलित हैं, अधिकारी, नेता, व्यापारी, ये 3 की तिकड़ी है। इनके ऊपर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस के तहत एक जो है कार्रवाई के लिए एक प्रोसीजर तैयार किया जाए और जानकारी मांगी जाए तो दुनिया के सभी देश देंगे। पॉलिटिकल एक्सपोज पर्संस के बारे में जानकारी देते हैं, स्विट्जरलैंड से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, आप ब्रिटेन, डेलावियर और कैमन आइलैंड कहीं से भी मांग लीजिए आप।
लास्ट, ये जो बाहर से काला धन वापस आना है और उसमें मदद करेगा, और इंटरनल इकोनॉमी में फाइनेंशियल जो है बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन, ये फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ने भी इंटरनेशनल लेवल पर इसको उठाया और मैं इसको भारत में उठा रहा हूं। बेनिफिशियल ओनरशिप डिक्लेरेशन का प्रोविजन बैंकिंग सिस्टम में नहीं है, और इसी के कारण से बड़े बड़े फाइनेंशियल जो है कॉर्पोरेशन बना करके और ये सारे बेईमानी कर रहे हैं। अब बात आ गई इंटरनल इकोनॉमी का ब्लैक मनी कैसे खत्म होगा, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। इसके ऊपर भी अब चर्चा होगी, और मैं रूलिंग पार्टी और अपोजिशन से हाथ जोड़ करके देश के लिए भीख मांगता हूं। हम तो सन्यासी बने ही हैं देश के लिए भीख मांगने के लिए। हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करता हूं, देश की इंटरनल इकोनॉमी में भी तो जब पैरेलल ब्लैक मनी है, तो जब पीपीपी मोड पर हमारी जीडीपी 202 लाख रुपए की है, तो इसको बताते क्यों नहीं है, छिपाते क्यों है? क्या खतरा है इससे? अरे है इतनी समृद्धि हमारे देश में। मैं तो कहता हूं भारत गरीब है नहीं। और अब तो स्विट्जरलैंड के लोग बोलते हैं इंडिया इज ए नॉट पुअर कंट्री बट इंडियंस आर पुअर बिकॉज ऑफ करप्शन एंड ब्लैक मनी। और मैं इस बात को कहता हूं भारत गरीब है ही नहीं भाई, तो इसकी अर्थव्यवस्था ठीक कर लो, तो बड़े नोट बंद करो। 93% हमारी इकोनॉमी में बड़े नोट क्यों है? किसी भी देश की, अब मेरी बातों का तर्क पूर्वक जवाब देना। खाली की योग शास्त्र वाला व्यक्ति अर्थशास्त्र के बारे में बात नहीं कर सकता। तुम ठेकेदार बने हुए हो देश के, तुम ही बात करोगे। अरे तुमने ठेका ले रखा, राजनीति का करो, लेकिन देश के ठेकेदार हम भी हैं। ये देश हमारा है, ये हमारी मां है, और इसको कोई लूटेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बात यह है कि 93% इकोनॉमी के अंदर बड़ी करेंसी क्यों है, जबकि सरकार कहती है कि गांव के अंदर 24 रुपए, शहर में 32 रुपए मिले तो गरीबी रेखा से ऊपर। और इस तरह की इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, तो उनको तो 50 रुपए मिलते ही नहीं है, गवर्नमेंट मानती है। तो फिर बड़े नोट क्यों छापती है? बड़े नोट वापस ले लो। हमारी जीडीपी में करीब 20% बड़े नोट हैं, जबकि जो पूरे वर्ल्ड का सेट पैरामीटर है, किसी भी देश की इकोनॉमी में 2-3% ही करेंसी होनी चाहिए, और वो भी बड़ी करेंसी नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी को हिम्मत करनी चाहिए, जो मुझसे उन्होंने कहा वो सारे देश से कहना चाहिए। उन्होंने कहा मुझसे पर्सनल मुलाकात में, सूर्य ग्रहण था उस दिन, सूर्य की कसम खा करके उस देश से कहें कि उन्होंने सच बोला था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, जब मैंने उनसे मुलाकात की, उससे पहले राहुल जी से 1 घंटे मैंने मुलाकात की। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि बड़े नोट बंद होने चाहिए, 500,000 के तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ब्लैक मनी जनरेट होता है, चाहे वो इलीगल माइनिंग हो, चाहे जो है वो जो है रियल स्टेट में हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो जो बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू गुटखा आदि बनाते हैं, चाहिए एजुकेशन में जो 1-1, 2-2 करोड़ रुपए का डोनेशन के नाम पर जो है वो कैश में लेते हैं सारा का सारा, और ये जमाखोरी, चाहे वो सारा का सारा जो होलसेल मार्केट में जो महंगाई बढ़ाते हैं, ये जो भी, चाहे वो रिश्वतखोरी, ये उसमें करेंसी कौन सी यूज होती है? 10-20 के नोट में तो कोई रिश्वत नहीं देता, 500,000 के नोट में दी जाती है। तो बड़े मुद्रा का, बड़े नोट का, बिग करेंसी का ट्रांसपोर्टेशन बड़ा इजी होता है। इसलिए जहां पर भी आज तक छापे मारे गए हैं, जो भी हमें नकली करेंसी मिली है, जो भी हमें देश के अंदर से घोटाले हुए हैं, एक चपरासी के घर में भी जब छापा मारा गया तो 10 करोड़ कौन से मिले थे? 500,000 के नोट, 10-20 के नोट कहीं नहीं मिलते। तो भाई मैं हाथ जोड़ करके प्रणब मुखर्जी साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि बड़ी करेंसी नहीं होनी, दोनों से प्रार्थना करता हूं, इसमें तो कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिक्रेसी लॉज आड़े नहीं आते, अपनी बड़ी करेंसी वापस ले लो। और काला धन पैदा क्यों होता है, बाहर जाता क्यों है? अपनी आर्थिक नीतियों को, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को, टैक्सेशन सिस्टम को दुरुस्त कीजिए। पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट इस बात को कहते हैं कि भारत की कर व्यवस्था, भारत का टैक्सेशन सिस्टम बहुत दोषपूर्ण है। मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट। हमारे लोगों को, जो भी उपभोक्ता, जो भी कंज्यूमर्स गुड्स का प्रयोग करते हैं, ऑयल आदि का प्रयोग करते हैं, उनको बेसिक प्राइस के ऊपर 50 से लेकर के 100% एक्स्ट्रा जो है पेमेंट करना पड़ता है। जैसे पेट्रोल के ऊपर 100% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। तेल का बेसिक प्राइस 30 से 35 रुपए होता है, जबकि 65 से 70 रुपए उसका पे करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ
टैक्सेशन। कितना आश्चर्य है। जो संपन्न लोग हैं, इनकम टैक्स एक तरह का, और आम लोग जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, कारीगर हैं, किसान हैं, जिनको खाने के लिए भी पूरा प्रबंध नहीं है, ऐसे लोगों से इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर 31 प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं, 31 टाइप ऑफ टैक्स, और उसी से महंगाई बढ़ रही है। आप टैक्सेशन सारे खत्म कर दीजिए, महंगाई 50% कम हो जाएगी, फिर देश कैसे चलेगा? आप एक ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दीजिए, देश चलेगा। आज रोज 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है अकॉर्डिंग टू आरबीआई। साल भर में 700 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है। यह अनअकाउंटेड मनी की बात नहीं कर रहा हूं, जो अकाउंटेड मनी है, व्हाइट मनी, उसकी बात कर रहा हूं। तो यदि 1% टैक्स लगाएं तो 7 लाख करोड़, सारा टैक्सेशन डिपार्टमेंट आजादी जो जितना जो है इकट्ठा करता है उतना वेतन में, तनख्वाह में ले लेता है, और 2% लगाएंगे तो 15 लाख करोड़ रुपए मिल जाएगा। और ये बड़ा नोट वापस, दोनों काम एक साथ होने चाहिए, बड़ा नोट वापस लो और एक सिंगल ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ, तो देश का जो ट्रांजैक्शन है बैंकों से वो 700 लाख करोड़ नहीं, फिर वो कम से कम 2000 से लेकर के 3000 लाख करोड़ रुपए होगा। और उस समय यदि हम 1% भी सिंगल ट्रांजैक्शन टैक्स लगाते हैं, 1% भी, तो 20 से 30 लाख करोड़ रुपए देश को चलाने के लिए मिल जाएगा। देश में ना महंगाई रहेगी, न गरीबी रहेगी, न बेरोजगारी रहेगी। ऐसा काम सरकार क्यों नहीं करती है? मैंने आपके सामने पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी दस्तावेजों के साथ ये बात रखी, और ये जो भारत को गरीब बताते हैं ये धोखेबाज हैं। ये मैंने पूरे दुनिया के देशों के पूरा हिसाब किताब चिट्ठा रख रखा है। दुनिया में 700 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था यूएसए की है, 500 लाख करोड़ रुपए के आसपास की अर्थव्यवस्था चीन की है, और जो है जापान की अर्थव्यवस्था वो 215 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है, भारत की अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है। तो भारत को कौन कहता है गरीब है ये? और इस पूरे काले धन के ऊपर पूरा हमें ईमानदारी से, ये जो एक्सटर्नल डेट के नाम पर जो दुनिया के जो ताकतवर देश, खास करके यूरोपियन देश जो माल काट रहे हैं, हमारे देश के, एशिया के गरीब देशों के पैसे से विलासिता कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं। जो अमेरिका ने बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, बड़े बड़े महल बनाए हैं, बड़े बड़े जो है रिसर्च सेंटर बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई है, वो अपने पैसे से नहीं बनाई, वो तो एशिया के और भारत के लोगों के, गरीब लोगों के पैसे से बनाई। उसमें हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये यूरोप ने जो पूरा, आप जाकर के यूरोप, ये जर्मनी, फ्रांस, और ये देखो कनाडा, ये देखो अमेरिका, अरे भाई ये तो देखो इनके, इन्होंने लिया कहां से पैसा? तो कर्ज लेकर के ये महल खड़े किए हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण करके घी पियो। इस फिलोसफी पर चल रहा अमेरिका, यूरोप। और हमारे पैसे के बारे में जब संसद में बात की जाती है तब इस बात को भूल जाते हैं। मुझे लगता है आगे से बात जोर से उठेगी, और हम 2012 में यदि सरकार ने, हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि आप इस पर प्रामाणिकता से काम कीजिए, और यदि आप काम नहीं करेंगे तो फिर हमें विवश होकर के फिर आंदोलन के लिए जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सरकार में थोड़ा भी दया रहम होगा, अपने देश के लिए सहानुभूति होगी, तो ये जो हमने पत्र लिखा कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को दिलाओ, और इंटरनल इकोनॉमी में जो ब्लैक मनी उसको भी खत्म करके इस देश को आर्थिक और सामाजिक न्याय दो, ये सारे काम हो जाएंगे। नहीं होंगे तो इलेक्शन के टाइम हम देश की जनता की ओर से ये जो हमने काला धन देश को दिलाने के जो प्रोसीजर है उसके ऊपर हम सहमति लेंगे, और जो सहमति नहीं देगा उसका भी नाम बताएंगे कि यही वो लोग हैं जो काले धन को देश को नहीं दिलाना चाहते, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते, या तो इनका है या इनके लोगों का है। तो ये अभियान हमारा 5 राज्यों से शुरू होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा। और अब पहले हमने काले धन को एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में खड़ा किया था, और अब काला धन कैसे वापस आएगा इसके प्रोसीजर के बारे में हम देश भर में अभियान चलाएंगे। पॉलिसीज में फेलियर नहीं है। गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, वो इतनी ज्यादा रोंग हैं। पहले तो हमने अंग्रेजों से लिया है सारा टैक्सेशन सिस्टम, वो तो 97% टैक्स लगा के गए थे।
ये ठीक है कि घटा करके 30% पे ले आए हैं, लेकिन वो भी दोषपूर्ण है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इधर तो इनकम टैक्स को तो 97 से जो है वो कर दिया 32%, लेकिन दूसरे टैक्सेशन बढ़ा दिए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो ये तो अंग्रेजों से भी बड़े लुटेरे हम। वो कम से कम डायरेक्ट टैक्स 97% लेकर के इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर तो लूट नहीं करते थे। ये तो पूरे देश के लोगों की लूट देखी जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स लगा करके सरकार देश के लोगों से हर वर्ष लाखों करोड़ रुपए सीधे लूटती है। आर्थिक नीतियां बनाई किसने? आर्थिक नीतियां ना कांग्रेस ने बनाई ना बीजेपी ने बनाई, अंग्रेजों ने बनाई। उसको फॉलो किसने किया? महात्मा गांधी कहते थे देश आजाद होने के बाद देश की सारी नीतियां बदल देनी चाहिए, शिक्षा नीति, अर्थनीति, सारी की सारी नीति। उसको अडॉप्ट किसने किया? ये देश कभी भी माफ नहीं कर सकता जो पाप आजादी के एक दिन पहले हुआ। ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत माउंटबेटन और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने ये पूरा ब्रिटिश सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। इसलिए देश के लोगों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस देश में जो भी सिस्टम चल रहा है वो ब्रिटिश रूल चल रहा है, और उसी ब्रिटिशों ने जो रूल बनाया था वो देश को का विकास करने के लिए नहीं, देश को लूटने के लिए बनाए थे, और उन्हीं ब्रिटिश रूल्स के आधार पर रूल कर रहे हैं आज हमारे देश के नेता इस देश के ऊपर। इसलिए सारी लूट हो रही है, काला धन जमा हो रहा है, देश का आम आदमी उसको हक नहीं मिल रहा है। अंतिम में एक बात और जोड़ना चाहता हूं, 1% बेईमान लोग 99% ईमानदार लोगों पर शासन करें, 1% धनवान लोग 99% आम लोगों के ऊपर शासन करें। ये लोकतंत्र की हत्या है। इसमें नाम हजारों में नहीं लाखों में है, लाखों में नाम होंगे, लेकिन इसको आप इंडिविजुअली स्कैन नहीं कर सकते। तो आपको मैंने कहा ना, एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक जनरल पर्पस एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें एक दो व्यक्तियों की बात नहीं है। इंटरनल इकोनॉमी का ब्लैक मनी, खाली बड़ी करेंसी डिमोनेटाइज कर लो। हम कब कह रहे हैं कि आप उनको दीजिए मत, आप उनको वापस दे दीजिए, लेकिन एक बार वापस ले लो ना तो सारा काला धन खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें अब सिस्टम की बात करनी पड़ेगी। व्यक्तियों की बात करने से तो फिर और एक अलग प्रकार का झगड़ा शुरू हो जाएगा, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज, टैक्सेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, और बाहर से पैसा लाने के लिए जो हमने प्रोसीजर बताया उस तरह के और भी छोटे छोटे दूसरे प्रोसीजर्स हैं। जब 52,000 लोगों का अमेरिका जो है पूरा बही खाता ले सकता है, तो भारत दुनिया की यहां तो सारी विदेशी कंपनियां यहां पर है। बोले यदि हमारा जो है ब्लैक मनी के बारे में जो हम जानकारी मांग रहे हैं ठीक तरीके से मांग रहे हैं, यदि तुमने नहीं की तो तुम्हारी सारी कंपनी सीज कर देंगे। जो विदेश और वो जो टैक्स हेवंस के जो बैंक थे वो सारे तो यहीं आ गए। उन्हीं बैंकों से तो ये जो है जो मैंने बताया कि बेनिफिशियल ओनरशिप डिक्लेरेशन का प्रोविजन करवा लो, क्यों नहीं करवा रहे? तो 99% काम देश की सरकार को खुद करना है। 1% काम, 1% जो है काम करना पड़ेगा विदेशों से पैसा लाने के लिए। अब ये साफ साफ देश के लोगों को पता होना चाहिए। ये काम होगा तो सब काला धन वापस आ जाएगा। वो रावण के पास है, कंस के पास है, जरासंध के पास है, वो किसके पास है, सभी का वापस आ जाएगा। इसलिए सिस्टम ऐसा बना लो कि जहां से वहीं से वापस आ जाए। बस मुख्य मांगे यही है जो हमने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखी कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके जो प्रोसीजर हमने बताए वो प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करे, और आंतरिक अर्थव्यवस्था में जो काला धन है उसको वापस लाने के लिए बड़े नोट वापस ले, और अपने सारे टैक्सेशन खत्म करके एक सिंगल ट्रांजेक्शन टैक्स या और दूसरा सुझाव दे सरकार, चर्चा करे देश में, अपने टैक्सेशन सिस्टम और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करें। भाई बहनों, सारे देशवासियों को अब इस पूरे अभियान के बारे में पूरी प्रामाणिकता से आगे बताना है, जन जन तक अब इस आंदोलन को खड़ा करना है। लूटने वाले भी 1% लोग हैं तो बचाने वाले भी 1% खड़े कर लीजिए। जब 1% लोग देश को लूट सकते हैं तो 1% बचाने वाले देश को क्यों नहीं बचा सकते? लेकिन जो लुटेरे हैं ना, वो पूरी ताकत के साथ अंतिम दम तक गद्दाफी की तरह अड़े रहते हैं। मैंने जब एक बार बयान दिया तो पूरे मीडिया में बवाल छा गया। बाबा जी ने कहा भारत में है कई गद्दाफी।
इनको नहीं मिलेगी माफी। मैंने कहा भाई, मैंने गद्दाफी एक मानसिकता, मैं नहीं चाहता कि गद्दाफी के साथ जो किया, गद्दाफी ने जो किया वो होना चाहिए, लेकिन गद्दाफी एक ऐसी मानसिकता का नाम है कि बेईमान मरते मर जाएंगे लेकिन देश का हक देकर के नहीं जाएंगे। इसलिए अब ये हक नहीं देंगे तो हमारा हक अब देशवासियों को इनसे छीनना पड़ेगा, और इसी का नाम है आंदोलन। जब देश के लोगों को अपना हक मांगने से नहीं मिलता है तो छीनना पड़ता है। मांगने से जब अपना हक नहीं मिलता है तो छीनना पड़ता है। लेकिन छीनना है हमको लोकतांत्रिक तरीके से, बस अहिंसक तरीके से, अहिंसात्मक आक्रामकता के साथ संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन चलाना है, और तब ये बड़ी उपलब्धि होगी। रही बात जुल्म की, अत्याचार की, रही बात संकट की, कष्ट की, जालिम ने किसके साथ जुल्म नहीं किया है? सुनाए गम की किसी कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं और लूट करके हम ही को डाकू बता रहे हैं। एक ने मेरे से बोला, बाबा जी आपको महाठग कहते हैं तो क्या लगता है? मैंने कहा बहुत खुशी होती। अब हम गाली प्रूफ हो गए हैं, अब हम अपमान प्रूफ हो गए हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि सन्यासी अपमान की अमृत के तुल्य चाहना करनी चाहिए और सम्मान से विष के तुल्य डरना चाहिए। और ठगों को जो ठिकाने लगाए वो तो महाठग कहलाता ही है, इसमें आपत्ति क्या है? और कबीर साहब ने तो अपने आप को बनारस का ठग कह ही दिया। और गुरवाणी में कली कुई कुत्ते मुही खा जुआ मुर्दार राज्य पाप कमान दे उल्टी बाढ़ खेत को खाए। ये तो सारे सभी गुरुओं ने कह दिया है। कली हुई कुत्ते मुही खाज हुआ मुर्दार राज्य पाप कमान दे उल्टी बाढ़ खेत को खाए कलियुग दे विच कलकाती राजे कसाई। कलियुग दे विच कलकाती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रहो कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिशे नाही क्या चढ़ा हूं भाल बिन सुन्नी हुई अंधेरा हो ना होई कहे नानक इस विदगत हुई। मतलब ये थोड़ा बहुत पंजाबी में गड़बड़ हो सकती है उच्चारण करने में, लेकिन ये इसका मतलब है। वो बुल्ला साहिब को एक संत हुए, उन्होंने लिखा बुल्ला चोरी कर धनधर रबदा उस ठगा दे ठगनु ठग। वो तो भगवान को ही ठग कह दिया उन्होंने कि वो जो ठगों का ठग है ना, तो उसको ठग, तू महाठग बन जा। तो इसलिए हम तो जन्मजाति महाठग हैं, ठगों के ठग को ठगते हैं भगवान को। उसका बनाया रस है, वो बनारस के ठग कहा है कबीर ने है? संत को बना भगवान के बने हुए रस का जो आनंद लेता है वो बना रस का ठग। तो ये बड़ी जो है, लगता है इन राजनेताओं ने भी संतों की भाषा पढ़ ली है। धरती सारी साध की तस्कर बैठे आए। ये सारे संतों ने, जो मैं कह रहा हूं कोई नया नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वही बात गुरु गोविंद सिंह ने कही, वही बात नानक ने कही, वही बात कबीर ने कही, वही बात बुल्ले साहब ने कही, वही बात महर्षि दयानंद ने कही, और वही बात श्री अरविंद ने कही, वही बात स्वामी विवेकानंद ने कही। अरे वही किया जो हम कर रहे हैं, वही आचार्य चाणक्य ने किया, आचार्य वशिष्ठ ने किया, महर्षि विश्वामित्र ने किया। यदि आचार्य विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र ठीक है, महर्षि संदीपनी ठीक है, महर्षि वशिष्ठ ठीक हैं, अरे भाई ठीक है, यदि राम और कृष्ण हैं तो हम ठीक हैं, रामदेव भी ठीक है। अच्छा, हमारे साधक ना कई बार यूं सोच लेते हैं, बाबा जी इनमें कष्ट बहुत है। मैंने कहा राम राम करते हो सुबह से शाम तक, राम ने कष्ट की सिवा और किया, सहा क्या, जिया क्या, बताओ। भगवान कृष्ण पैदा हुए जेल कोठरी में,
और पूरे जिंदगी भर भागते ही रहे। हा? किसी ने कहा रणछोड़ है, किसी ने कहा चोर है, किसी ने कहा ठग है। हाँ, अभी भी हम तो गा गा करके मैया मोह नहीं माखन खायो। हाँ, हम तो ऐसे ही उनको ऐसे चोर चार बताते रहते हैं। ये तो गनीमत है कि इन बेईमानों ने हमारे ऊपर कम से कम। अच्छा, अब सारे देश को पता, बोले भाई तुम बाबा जी को ठग बताते हो, चोर बताते हो कि बाबा जी के पास जो है, बाबा के पास काला धन है। तो मैंने कहा भाई 1 रुपए का बता दो, 1 रुपए काला धन बता दो और 1 इंच जमीन बता दो कि बाबा ने स्वार्थ के लिए एक पल भी नहीं जिया। तो खैर मैंने एक बार बोला, मैंने कहा भाई जो कैरेक्टरलेस लोग हैं वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने बैठ गए। ये कौन होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कितने कैसे देते हैं? बोले जितने भी लोग जेल में बंद है बोले सब निर्दोष हैं। साधु को आतंकवादी और अपराधी बताते हैं और अपराधियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं कि सब निर्दोष हैं। ये एक मेरे से बोले बाबा जी आप लोगों को इज्जत तवज्जो नहीं देती। मैंने कहा इस देश के लोगों की इज्जत की हमें परवाह है, इन बेईमानों की इज्जत तो सोने की थाली में परोस के दें वो भी हमको नहीं चाहिए। इसलिए वो इज्जत हमको नहीं चाहिए जिससे देश को कुछ ना मिलता हो, वो बेइज्जती हमको हर पल चाहिए जिससे देश को कुछ मिलता हो। तो ये तो कहां ये चीजें ठहर। जालिमों ने किसके ऊपर जुल्म नहीं किए। अब देखो अपने सामने हमेशा, मैं तो 24 घंटे महापुरुषों का, बहुत लोग कहते हैं बाबा आपको प्रेरणा कहां से मिलती है, आपको निर्देश कहां से मिलते हैं? मैंने कहा मुझे डायरेक्शन मिलते हैं भगवान से, हम सबका मार्गदर्शक वही है। और प्रेरणा महापुरुषों से मिलती है। आप क्या जुल्म किया था ईसा मसीह ने? उसको दीवार में टांग दिया। बताओ, आज हम उनको इसी रूप में भगवान के रूप में पूजते हैं। उनको दीवार में टंगे हुए हैं भगवान और उनकी पूजा कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या पाप किया था? उन्होंने उनके जोरावर फतेह सिंह दोनों बच्चों को चिन दिया दीवारों में। क्या पाप किया था भाई संभाजी महाराज ने? शरीर को बोटी बोटी करके काट दिया। ये सब किसके साथ नहीं हुआ? अब बताओ क्या पाप था उनका? जो धर्म के रास्ते पर चला, जो धर्म के और सत्य के न्याय के रास्ते पर चला, उसी के साथ लोगों ने जुल्म किया है। और अब थोड़ा सा जमाना बदल गया है, बदल तो नहीं गया, वो तो 4 जून में मामला बच गया थोड़ा सा, नहीं तो फिर पता लगता पूरा। गुरु गोविंद सिंह के साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ, उनके बच्चों के साथ, महर्षि दयानंद के साथ 17 बार जहर दिया गया। महर्षि दयानंद को जहर देकर के मारा, आदि शंकराचार्य को जहर देकर के मारा, भगवान बुद्ध को जहर देकर के मारा, विष देकर के मारा, सुकरात को जहर दिया गया, यीशु मसीह को दीवारों में टांग दिया गया। और हुसैन साहब के साथ क्या किया? प्रोफेट मोहम्मद साहब के तो वो सगे थे, तो किसके साथ नहीं हुआ? मां भगवान राम को देख लो, भगवान कृष्ण को देख लो, किसी को भी देख लो ना। तो भाई जो है जालिम चाहे कितने ही जुल्म करें, लेकिन अब जमाना थोड़ा बदल ये गया है कि हम पहले जुल्म करते थे तो कह भी नहीं पाते थे। आज जो ये जालिम जुल्म कर रहे हैं, कम से कम उस इनके पाप, इनके इन अत्याचारों को, इनकी क्रूरता को, इनकी बर्बरता को हम कह सकते हैं और देश के लोगों को सच बता सकते हैं। ये तो जमाने के साथ परिवर्तन हुआ है और इससे ही ये बड़ा परिवर्तन कामयाब होगा, नहीं तो पहले तो ये भी संभव नहीं था। ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि सबको पूरी ताकत के साथ इस काम में लगना है। और वेद भगवान कहता है मां बस्ती न ईशत है, भ्रष्ट बेईमानों का हम पर राज ना हो।
माँ व माँ मने नहीं, वह मने हम पर, स्तेन मने चोर, ईशत मने राज करें। चोरों का हम पर राज नहीं होना चाहिए, तो वेद की आज्ञा है। तो इसलिए हम ईश्वर हमारा मार्गदर्शक है, वह हमारा संचालक है, ईश्वर हमारा नेता है, और भगवान के नेतृत्व में, उसके निर्देश में, भगवान के नेतृत्व और निर्देश में हमें ईश्वरीय साम्राज्य की स्थापना करनी है। क्योंकि राम राज्य की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग उसको सांप्रदायिक अर्थ में ले लेते हैं। ईश्वरीय साम्राज्य माने भगवान की सत्ता, ईश्वर की व्यवस्था यहां पर जिस दिन कायम होगी, तो जैसे हमको विरासत में मनुष्यता मिली है, ऐसे ही विरासत में सब लोगों को संपन्नता भी मिलेगी, कोई गरीब नहीं रहेगा, दारिद्र्य दुख भी मिटेगा और सब रोग दुख भी मिटेंगे, और एक स्वस्थ समृद्ध भारत का, स्वस्थ समृद्ध वैभवशाली राष्ट्र और विश्व के निर्माण का, क्योंकि भारत के पीछे एक नए विश्व का उदय होगा। और कोई दूसरा भारत निर्माण का काम करे और हम देखें, यह हमारे लिए सौभाग्य नहीं। अब हमें अपने हाथों से एक नया भारत बनाना है, और जब हम अपने हाथों से एक नया भारत बनाएंगे तब हमारे जीवन की सार्थकता होगी। अन्यथा तो छोटे छोटे कामों के लिए सभी लोग जीवन को जीते हैं, ये जीवन का तिरस्कार है। और आप सहित इस देश के करोड़ों लोगों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मैंने आज तक 20-25 हजार कार्यक्रम किए होंगे देश और दुनिया में, चाहे वो आंदोलन था, चाहे वो जनसभा थी, चाहे वो योग शिविर था। मैं जहां भी गया मैंने अपने आगे पीछे एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को पाया है। इसलिए एक क्षण के लिए भी मेरे मन में तो कभी ना निराशा आती है, न कोई शंका आती है, न कोई भय आता है, न कोई उलझन आती है। बस मैंने तो एक ही ध्येय बनाया। आज एक भाई टीवी पर इंटरव्यू ले रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे, बाबा जी आप अपने कामयाबी का, आपने जो इतनी बड़ी यात्रा की है जीवन की, इसका आप रहस्य बताओ। मैंने कहा भाई मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कब कामयाब हो गया, मुझे पता ही नहीं कि मुझे कब करोड़ों लोग प्यार करने लगे। मुझे इतना पता है कि मैंने जब से होश संभाला है, 9 वर्ष की उम्र से आज तक एक बार भी विश्राम नहीं किया है, हर दिन काम किया है। और जो भगवान ने निर्देश दिया, बस ईश्वर का आदेश मान करके बस उसका पालन कर रहा हूं। बोले बाबा जी आपको ये मीडिया कैसे आ गया, आपके पास में करोड़ों लोग कैसे जुड़ गए, आपकी लोकप्रियता कैसे हो गई, आपका ये कैसे हो गया। मैंने कहा ये भगवान जी से पूछो, उसने क्या करवाया है, ये उसकी माया, वो ही जाने। जिस काम के लिए भेजा है बस हम उस काम को कर रहे हैं। तो 24 घंटा भगवान की प्रेरणा को अपना निर्देश मान करके, आत्मा में भगवान निरंतर निर्देश, संदेश, आदेश देता है। आत्मा में जो परमात्मा निरंतर संदेश दे रहा है, उस भगवान के निर्देश को अंतिम निर्देश मान करके और महापुरुषों के चरित्र को 24 घंटा अपनी आंखों के सामने रख करके जीना, आपके जीवन में एक क्षण के लिए भी कभी भी निराशा नहीं आएगी। ये जीवन का निचोड़ है।